16 मई 2021 की रात तकरीबन 9 बजे एक ऐसी वारदात होती है जिसने पूरी मेवात को हिलाकर रख दिया। एक बीवी बेवा हो जाती है और 3 बच्चे अनाथ हो जाते हैं और एक घर उजड़ जाता है सिर्फ एक कॉल से। फार्म हाउस के पास एक लाश मिलती है और आरोपी भी पकड़ा जाता है, लेकिन सजा अभी तक नहीं मिली। क्यों हुआ ये कत्ल? आखिर संदीप के चेहरे के पीछे क्या चल रहा था जिसने आसिफ की जान ले ली? जैसे ही आसिफ सोना से घर की ओर आता है, गाड़ी में एक जोरदार टक्कर मारी जाती है। शुरुआत होती है एक ऐसे किस्से की जिसका अंत किसी की मौत से होगा। संदीप जो था वो गुर्जर समाज से था और आसिफ मेव समाज से। अभी आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। संदीप और आसिफ ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। संदीप को गांव में पटवारी और आसिफ को सद्दू नाम से पुकारा जाता था। आसिफ पेशे से एक जिम ट्रेनर था जो हरियाणा के मेवात जिले के खेड़ा खलीलपुर गाँव से था। कहानी की शुरुआत इसी गाँव से होती है। बात उस वक्त की है जब आसिफ का चचेरा भाई खेत में स्प्रे करने वाली टंकी में पानी भरने के लिए गाँव के पुराने नल पर जाता है। यह वही नल था जिससे गाँव के मेव और गुर्जर दोनों समुदाय के लोग बराबरी से पानी भरते थे। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। जब आसिफ का चचेरा भाई पानी भर रहा था तभी वहाँ गुर्जर समाज के 2 लड़के आए और आते ही बोले, पहले पानी हम भरेंगे और हमारे पास वक्त नहीं है। आसिफ का चचेरा भाई शांत लेकिन सख्त लहजे में कहता है कि भाई मैं पहले आया हूँ और इस टंकी में बस थोड़ा ही पानी भरना है। बस यहीं से शुरू हुई एक छोटी सी कहासुनी। उस वक्त तो बात ज्यादा नहीं बढ़ी लेकिन बीज बोया जा चुका था। कुछ दिन बाद वही गुर्जर लड़का किसी काम से गांव से बाहर जा रहा था। रास्ता पड़ता था आसिफ के चाचा के घर के सामने से और इत्तेफाक देखे कि वहीं खड़ा था आसिफ का चचेरा भाई जिससे इस लड़के की हेड पंप पर कहासुनी हुई थी। दोनों की नजरें टकराई और मन में वही पुरानी बातें ताजा हो गई। आसिफ का चचेरा भाई बोला, तू फिर सामने आ गया? फिर उसने जवाब दिया, तो क्या कर लेगा? आसिफ के चचेरे भाई के हाथ में बाइक की चाबी थी। उसने गुस्से में वह चाबी उस गुर्जर लड़के के सर में दे मारी। चाबी का वार इतना जोरदार था कि लड़के के सिर से खून बहने लगा। घायल लड़का लहूलुहान हालत में अपने परिवार वालों को बुलाने दौड़ा। इधर आसिफ का चचेरा भाई ने भी अपने घर वालों को आवाज लगाई। कुछ ही देर में दोनों तरफ के लोग जमा हो गए। एक तरफ गुर्जर परिवार और एक तरफ मेव। दोनों में गुस्से, चीखे और ताने सुनाई दे रहे थे। इन्हीं सब के बीच गुर्जर परिवार की तरफ से खड़ा था संदीप उर्फ पटवारी। ये वही पटवारी था जिससे आसिफ की स्कूल टाइम से ही अनबन चली आ रही थी। पटवारी वहीं मौजूद था। उसने गुस्से में आसिफ की तरफ इशारा किया और बोला, तुझे देख लेंगे, अब तुम बचकर रहना। थोड़ी देर बाद झगड़ा शांत हो गया और दोनों परिवार अपने अपने घर चले गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आसिफ ने इस बात को हल्के में ले लिया। उसे लगा पटवारी ये बात गुस्से में बोलकर गया है, लेकिन पटवारी इस बात को दिल पर लिए बैठा था। अब वो आसिफ का पीछा करने लगा। जब पहली बार पटवारी ने पीछा किया तो आसिफ को लगा शायद ये उसका वहम है। आसिफ सोचने लगा ये मेरी आंखों का धोखा है, पटवारी मेरा पीछा नहीं कर सकता। लेकिन जब दूसरी बार पटवारी ने पीछा किया अब यकीन पक्का हो गया, हाँ ये वाकई मेरा पीछा कर रहा है मुझे पीटने के लिए। इन दोनों के बीच मामला तब गर्मा गया जब एक दिन पटवारी आसिफ को गांव में मिलता है और आसिफ पटवारी से ये बात पूछता है, क्या ये सच है तुम मुझे पीटने के लिए प्लानिंग कर चुके हो? पटवारी ने गुस्से में जवाब दिया, तुझको तो सबक सिखाकर ही रहेंगे। और फिर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन ये लड़ाई आम नहीं थी, खून खराबे की कगार तक पहुंच गई। पटवारी को अपनी जान बचाने के लिए गाँव के ही मेव समुदाय जो बाघोड़िया पाल से ताल्लुक रखते थे उनके घर में घुसना पड़ा। पटवारी की बुरी हालत देखकर मेव लोगों ने उसे अपने घर में छुपा लिया और उस घर को ताला लगा दिया जिसमें पटवारी छिपा हुआ था। जब आसिफ ने इन लोगों से कहा कि उसे बाहर निकालो और इसकी मदद मत करो, आने वाले टाइम में ये मेरे लिए परेशानी बन सकता है और आज मुझे इसके हाथ पांव तोड़ देने दो, तो मेव लोगों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना सही नहीं है, इससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। फिर मेव लोगों ने पटवारी से कहा वो किसी को अपनी मदद के लिए बुला ले क्योंकि ज्यादा देर तक उसे छिपाकर नहीं रखा जा सकता। तब पटवारी ने फोन करके अपने दोस्तों को बुलाया जो तकरीबन 15 से 20 लोग थे। आसिफ ने भी अपने दोस्तों को बुला लिया जो लगभग 30 से 40 थे। इस तरह
रहे खेड़ा खलीलपुर गांव में एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। गांव के जिम्मेदार लोगों ने इस भीड़ को देखकर लोगों से कहा कि ये हमारे गांव का आपसी मामला है, आप लोग अपने घर चले जाओ, इतना ही काफी है कि आप इनकी मदद के लिए इनके बुलाने पर आ गए। फिर गांव वालों ने किसी तरह आसिफ को समझा बुझाकर शांत कर दिया और उसके घर वाले उसे घर ले गए। पटवारी को भी सुरक्षित उनके घर वालों को सौंप दिया गया। इसके बाद मेव और गुर्जर समुदाय के लोगों ने तय किया कि अगर यही चलता रहा तो झगड़ा और बढ़ सकता है, इसीलिए सभी ने मिलकर एक समझौता की बात की ताकि झगड़ा यही खत्म हो जाए। फिर खलीलपुर गांव में एक पंचायत बुलाई गई जिसमें आसिफ और पटवारी इन दोनों के घर वाले शामिल थे। इस पंचायत का मकसद दोनों समुदाय मेव और गुर्जर इन दोनों को एकजुट करना था। इस पंचायत में दोनों पक्षों ने ये भरोसा दिलाया कि अब कोई झगड़ा नहीं होगा, सभी अपने अपने लोगों को समझाएंगे और शांत रखेंगे। गांव के बुजुर्गों की बात मानकर दोनों पक्षों में एकता बन गई। संदीप के घर वालों ने उसे समझाया और आसिफ के घर वाले ने आसिफ को समझाया। आसिफ के चाचा ने उसे भरोसा दिलाया कि अब कोई झगड़ा नहीं होगा और उसे कहा कि सबको भाई समझकर माफ कर दो। आसिफ मान गया और पुरानी बातों को भुला दिया, लेकिन संदीप उर्फ पटवारी के मन में वो पुरानी बात अभी कहीं न कहीं जिंदा थी। तकरीबन 20 दिन बीत चुके थे। 16 मई 2021 की तारीख थी। उदा का गांव जो सोना शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ एक संदीप नाम के लड़के का जन्मदिन था। ये संदीप उसी गांव उदा का रहने वाला था। इसकी बर्थडे पार्टी गांव में ही चल रही थी। खाने पीने, मस्ती और हंसी मजाक का माहौल था और उसी पार्टी में शामिल था संदीप उर्फ पटवारी जो खलीलपुर गांव का था। उसके साथ उसके पुराने दोस्त भी थे, वही लोग जो उस दिन पटवारी की मदद के लिए खलीलपुर गांव में आए थे। सभी लोग पार्टी में मस्त थे। संदीप उर्फ पटवारी उस दिन को लेकर अपने दोस्तों में बहुत शर्मिंदा था। इसी दिन 16 मई 2021 को आसिफ अपने इलाज के लिए ताई गांव में जाता है जो नूह शहर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है। उसे बुखार, सूजन और फोड़े की परेशानी थी जिसे मेवात में मोतीजीरा कहा जाता है। हकीम से मिलने के बाद आसिफ सीधे अपने गांव जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद आसिफ की माँ बोलती है, बेटा मुझे बुखार है, मेरे लिए मार्केट से दवा ले आओ। तब तक शाम हो चुकी थी। इसके बाद आसिफ सेंट्रो कार में बैठता है और सोना शहर की ओर रवाना हो जाता है। जैसे ही आसिफ अपने गांव खलीलपुर से बाहर निकलता है तभी एक कॉल आती है उदा का गांव में। ये कॉल आती है संदीप उर्फ पटवारी के पास। जैसे ही संदीप ने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, आसिफ अभी अभी गांव से निकला है और वो अकेला है। संदीप ने चलती पार्टी का म्यूजिक बंद कर दिया और बोला, सुनो भाइयों, आज जो मौका मिला है वो फिर नहीं मिलेगा। उस दिन जो मेरे साथ हुआ था उसका बदला लेना है। मेरे पास अभी एक कॉल आया है और उसने बताया कि आसिफ अपने गांव से निकला है जो सोना की तरफ जा रहा है और वो अकेला है और तुम सब लोग मेरे साथ चलो, मेरी बेइज्जती का बदला लेना है। इस पार्टी में जितने भी लोग शामिल थे ये सब पटवारी के साथ चल दिए। इनके पास 3 कारें थी, एक महिंद्रा XUV 500, एक i20 और एक स्कॉर्पियो, साथ में कुछ बाइक भी थी। ये लोग आसिफ को सोना में एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेते हुए देख लेते हैं। फिर ये लोग उसे देखकर प्लानिंग करते हैं। उन्हें पता था कि वो बस दवा लेने आया है और अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तीनों कारों में से महिंद्रा XUV 500 को ये लोग सबसे आगे भेज देते हैं। साथ में उसके साथ कुछ बाइक भी भेजी जाती हैं। इसके बाद आसिफ मेडिकल स्टोर से दवा लेकर निकलता है तो i20 और स्कॉर्पियो कुछ बाइकों के साथ उसका पीछा करने लग जाती हैं। जैसे ही आसिफ सोना शहर से बाहर निकलता है वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कुछ ही मिनटों में उसके साथ क्या होने वाला है। आसिफ अपनी सेंट्रो कार चला रहा था जिसमें वो खुद ड्राइवर की सीट पर बैठा था। उसके साथ उसकी बगल वाली सीट पर उसका चचेरा भाई भी बैठा था। जब वो लोग घर से निकले थे उस वक्त कार में 3 लोग थे। एक उसका दोस्त था जिसे आसिफ रास्ते में उसके घर पर उतार चुका था। अब कार में केवल आसिफ और उसका चचेरा भाई था। आसिफ की सेंट्रो कार के पीछे तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर थी स्कॉर्पियो जिसमें संदीप उर्फ पटवारी और उसके दोस्त बैठे थे। स्कॉर्पियो से 50 मीटर की दूरी पर थी i20 और सबसे आगे जाकर महिंद्रा XUV 500 ने अपनी पोजीशन ले ली थी जिसमें पटवारी का भाई बैठा हुआ था। प्लानिंग के मुताबिक महिंद्रा XUV 500 पहले से ही ऐसी जगह पर खड़ी थी जिससे रास्ता पूरी तरीके से रोका जा सके ताकि आसिफ भाग ना सके। जैसे ही आसिफ महिंद्रा XUV 500 के करीब आता है प्लानिंग
के मुताबिक I-20 को आसिफ की कार के आगे लगा दिया जाता है ताकि वो अपनी सेंट्रो की स्पीड ना बढ़ा सके, और पीछे से स्कॉर्पियो बिल्कुल सेंट्रो के पास आ जाती है। जैसे ही उन्होंने महिंद्रा XUV 500 को देखा, सेंट्रो में हल्की सी टक्कर मारी जाती है जिससे आसिफ का ध्यान भटक जाता है, और ठीक उसी पल महिंद्रा XUV 500 ने सामने से तेज टक्कर मार दी जिससे आसिफ की सेंट्रो कार पलट गई। जैसे ही सेंट्रो कार पलटी, आसिफ का चचेरा भाई सबसे पहले बुरी तरह पलटी कार से बाहर निकलता है, लेकिन वो संभल नहीं पाया कि पीछा कर रहे लोगों ने उस पर अंधाधुंध लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। कुछ ही सेकंडों बाद आसिफ ने भी कार से निकलने की कोशिश की, लेकिन चोट और सदमे की वजह से वो खुद को नहीं निकाल पाया। तब उसे जबरदस्ती खींचकर कार से बाहर निकाला गया। कार से बाहर निकालते ही उसे भी वही लात घूंसे पड़े और कुछ मिनटों तक वहीं सड़क पर उसे बुरी तरह से पीटा गया। फिर उसे उठाकर स्कॉर्पियो कार में बिठाया गया और सीधा ले जाया गया सोना के पास नंगली गांव की तरफ। जब ये लोग नंगली गांव के पास पहुंचे तो एक औरत ने इन्हें देख लिया और इनसे पूछा, इस लड़के को तुम लोग क्यों पीट रहे हो? तो ये लोग ये सुनते ही यहाँ से और आगे चले गए। इन सबके सिर पर शराब का नशा चढ़ा हुआ था। जैसे ही जंगल में पहुंचे, आसिफ ने आखिरी कोशिश की अपनी जान बचाने के लिए। उसने अपना हाथ छुड़ाया और भागने की कोशिश की। आसिफ को भागता देख इनमें से एक ने उस पर गोली चला दी। गोली उसके बाएं पैर में लगी थी और आसिफ गोली लगने के बाद जमीन पर गिर गया। गिरते ही इन्होंने उसके चारों हाथ पांव पकड़कर बुरी तरह मोड़ दिए, इतने ज्यादा कि हर जोड़ को 360 डिग्री घुमा दिया गया। इतनी बुरी तरीके से आसिफ के हाथ पैर तोड़ने के बाद अब आसिफ तड़फ रहा था। फिर उसके पूरे शरीर पर एक पेचकस जैसा एक लोहे का हथियार होता है जिससे बर्फ फोड़ी जाती है, उससे उसके पैर को जख्मी किया जाता है। लेकिन आसिफ अभी भी जिंदा था। जो आखिरी बार जो हुआ था वो एक मोटी लोहे की रोड थी। रोड आसिफ के सर में इतनी जोर से मारी गई कि रोड 1.5 इंच से 2 इंच तक उसके शरीर के अंदर तक धंस गई। और वहीं नंगली गांव के जंगल में आसिफ की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। आसिफ के साथ उसका चचेरा भाई भी था जो जैसे तैसे करके खुद को बचाकर भाग निकला और अपनी मौसी के घर पहुंच गया। कुदरती उसकी मौसी का घर उसी जगह के पास था जहां पर कार पलटी थी। इधर कार के पास कुछ लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सेंट्रो कार तो पलटी हुई है लेकिन उसमें से आसिफ गायब है, और कार की हालत देखकर फौरन उन्होंने आसिफ के घर फोन किया। घर वालों को जैसे ही खबर मिली उनका दिल बैठ गया। उन्हें अब यकीन हो गया कि आज आसिफ को वापस देखना शायद मुश्किल है। घर वाले और दोस्तों ने उसे ढूंढना शुरू किया। सभी रास्ते, गली, जंगल, हर और तलाश की। तलाश करते करते आसिफ के कुछ दोस्त नंगली गांव तक पहुंच गए। वहां उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कोई कार आई थी। इत्तेफाक से वो उसी औरत के घर पहुंच गए जिन्होंने हमलावरों को जंगल की ओर ले जाते हुए देखा था। उस औरत ने बताया एक कार में कुछ लड़के थे जो एक लड़के को बुरी तरह पीट रहे थे। फिर उसे वो इस तरफ जंगल की ओर ले गए। इतना सुनते ही वो लोग सीधा जंगल की तरफ दौड़ पड़े। नंगली गांव के जंगल में एक सुनसान जगह पर एक पत्थर की दीवार के पास आसिफ का बेजान शरीर खून से लथपथ पड़ा था। उसे तुरंत उठाकर नूह के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि आसिफ अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरी रात घर वाले अस्पताल में रहे। जब अगले दिन सुबह आसिफ का शव परिजनों को सौंपा गया तो वो उसे अपने गांव खेड़ा खलीलपुर ले जा रहे थे। तब तक ये खबर पूरी मेवात में फैल चुकी थी। आसिफ के हत्याकांड की चर्चा हर तरफ थी। करीब सुबह 9 बजे जब आसिफ का जनाजा नूह से निकल रहा था तो नूह चौक पर हजारों लोग जमा हो गए। लोगों ने हथियारबंद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। जनाजे के साथ इतनी भीड़ निकली कि दिल्ली से अलवर जाने वाली सड़क पर जबरदस्त जाम लग गया। फिर आसिफ को खेड़ा खलीलपुर गाँव के कब्रिस्तानों में दफना गया। इसके बाद आसिफ के पिता ने रोजकाम में पुलिस थाने में एक FIR दर्ज कराई। FIR में जिन लोगों के नाम दर्ज किए गए उनमें शामिल थे पटवारी उर्फ संदीप, अडवाणी, भीम, ऋषि, सोनी, कोटा, अनूप, बल्ला, नाथू, महेंद्र, कुलदीप, राजू, काला और संदीप। इन सभी को हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में दोषी माना गया। FIR दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर इनमें से राजू, अनूप, महेंद्र, ललित, संदीप और अंकित को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही इनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई, गुर्जर समाज के लोगों ने प्रशासन से इन्हें रिहा करने की मांग की। प्रशासन ने जवाब दिया कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति के साथ कोई शारीरिक दुष्व्यवहार नहीं किया गया है। इनसे केवल पूछताछ की जा रही है। अगर इन
इनसे पूछताछ नहीं की जाएगी तो हत्या के मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंचा जाएगा। जब अगले एक हफ्ते तक इन 6 लोगों की रिहाई नहीं हुई तो गुर्जर समाज ने इनकी रिहाई के लिए एक बड़ी पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। पंचायत की तारीख तय की गई 30 मई 2021। ये महापंचायत 30 मई 2021 को इंड्री गांव में हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। पंचायत में बाहर से भी कुछ प्रतिनिधियों को बुलाया गया, लेकिन इन्हें बुलाना समाज के लिए ठीक साबित नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग मेवात से बाहर रहने वाले थे। उन्हें यह नहीं पता था कि मेवात में मेव और गुर्जर समाज के बीच कितना गहरा भाईचारा है। इंड्री में हुई इस महापंचायत में सूरजपाल सिंह अम्मू मौजूद थे। उन्होंने बिना सोचे समझे खुद को सच का पक्षधर और न्याय का प्रतिनिधि मानते हुए कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे, जिन्हें आप खुद भी सुन सकते हो। भाई जरा सच्चा और अच्छा हिंदू अपना हाथ खड़ा कर ले। पहलवान साहब, हिंदुओं पे तो शक मत करो। अगर कोई एक आध पाकिस्तान की औलाद बैठा हो तो वो भी अपना हाथ खड़ा कर दे भाई। हम उसको ठोकेंगे और जिसकी मारे दूसरा रोक ले। मुस्लिम भाई, अरे किसका भाई? इन आपत्तिजनक शब्दों को लेकर समाज में कोई विवाद ना हो, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने इस हमले में शामिल या दोषी लोगों को पकड़ने के लिए एक विशेष जांच टीम बनाई, जिसका नाम रखा गया था SI टीम। इस SI टीम का नेतृत्व सुधीर तनेजा कर रहे थे। इस टीम में अमित कुमार, मलखा सिंह, सुरेश कुमार, ये विद्वान लोग शामिल थे। फिर SI टीम ने दोषी लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। इन्होंने पाया कि इस हत्या का मास्टरमाइंड पटवारी है। फिर पटवारी पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया। फिर पटवारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। पटवारी खुद को पुलिस से बचाने के लिए बहुत दूर भागने की तैयारी में था। उसने बिहार के रास्ते से नेपाल भागने की योजना बनाई थी, लेकिन उनके पास पैसे की कमी थी, इसलिए वो अभी तक गुड़गांव में ही छुपा हुआ था। वहाँ से निकलने के लिए पटवारी ने अपने जानकार से पैसे की मदद मांगी ताकि वो फरार हो सके, लेकिन इससे पहले कि वो गुड़गांव से बाहर निकल पाता, SI टीम ने उसे दबोच लिया। जैसे ही पुलिस को उसकी लोकेशन की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई पर पटवारी को गुड़गांव में ही गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड में SI टीम अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में। हालांकि अभी तक किसी को कोई सजा नहीं सुनाई गई है। इस केस में जो मुख्य गवाह है, उसकी अभी तक सिर्फ एक बार गवाही ली गई है। इतने सारे आरोपियों के खिलाफ खड़े उस गवाह को लेकर सुरक्षा प्रदान की जा रही है, क्योंकि उसे गंभीर खतरा बना हुआ है। तो ये थी 16 मई 2021 की रात की वो खौफनाक दास्तान, जिसने पूरी मेवात को हिला कर रख दिया था। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।